नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में कक्षा 11वीं के सभी बच्चों का मैं अर्थशास्त्र की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका साथ। जो रहता है मेहनत के साथ, किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। इसी सुंदर से सुविचार के साथ 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को याद कर लेते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद एक नया लेसन कल हम लोगों ने चालू किया था, लेसन नंबर 9, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में मैंने आप लोगों को एक परिभाषा जो कॉमन है वो बताई थी कि एक वर्ष की समयावधि के दौरान देश में होने वाले कुल उत्पादन को उनकी बाजार कीमत से गुणा करने पर जो मूल्य या योग प्राप्त होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। उनकी परिभाषा, उनकी गणना साल में एक बार होती है। उनका उदाहरण आप लोगों को मन से लिखने की छूट है कि भारत की राष्ट्रीय आय इतने करोड़ है। कौन कौन सी कीमत में इसकी गणना होती है, स्थिर कीमत और चालू कीमत। उसकी विशेषता, कौन से साधन, जमीन, श्रम, पूंजी और नियोजक जैसे साधनों की गणना राष्ट्रीय आय में होती है। और राष्ट्रीय आय का महत्व कि दो देशों के बीच की तुलना करने में राष्ट्रीय आय काफ़ी उपयोगी है, वगैरह मुद्दों की जानकारी। उसके बाद 3 विद्वान प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर इरविंग फिशर और प्रोफेसर एसी पिगू, तीनों की परिभाषा, जो अल्फ्रेड मार्शल ने उत्पादन पर आधारित परिभाषा दी थी, फिशर ने उपभोग पर आधारित परिभाषा दी थी और एसी पिगू ने मुद्रा पर आधारित परिभाषा दी थी, उसके बारे में भी हम लोगों ने कल देखा। उसके बाद इन तीनों विद्वानों की परिभाषा के ऊपर से जो जानकारी हमें मिली वो जानकारी भी हमने कल ली थी। अब एक आगे का टॉपिक जो आपके सामने चालू करने जा रहा हूँ वो है राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पादन, अर्थात एनआई और एनपी, नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट की बात करूँ तो दोनों के दो मुद्दे आप लोगों को किताब के अंतर्गत बनाने। सबसे पहले मैं बात करूँ राष्ट्रीय आय की, तो देखो मैंने परिभाषा लिखवाई थी वही कि वर्ष के दौरान उत्पादन के 4 साधनों के द्वारा राष्ट्र के उत्पादन में दिया गया योगदान के बदले में उन्हें कुल आय का योग ही राष्ट्रीय आय है। अर्थात एक वर्ष के दौरान उत्पादन के चारों साधनों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसके बदले में जो मूल्य प्राप्त होता है उनके योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। फिर से एक बार कि एक वर्ष के दौरान उत्पादन के 4 साधनों द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसके योगदान को जो मूल्य प्राप्त होता है, उसको जो पैसा प्राप्त होता है, उन्हीं पैसों के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब परिभाषा हुई। दूसरा, राष्ट्रीय आय का सूत्र। क्या सूत्र है सर? तो कि राष्ट्रीय आय आप लोगों की किताब में ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आय बराबर, सूत्र आपकी किताब के अंतर्गत ऑलरेडी है। राष्ट्रीय आय का मुद्दा देखो, उसमें लिखा है कि राष्ट्रीय आय बराबर भाड़ा प्लस वेतन प्लस ब्याज प्लस लाभ, ये सूत्र हो गया। अब उसका उदाहरण बनाओ तो आप मन से लिख सकते कि भाड़ा 5,000,
वेतन 5,000, ब्याज 5,000 और लाभ 5,000, तो टोटल देश की राष्ट्रीय आय कितनी होगी? 20,000। ये केवल मैंने आपको उदाहरण दिया। देश की राष्ट्रीय आय करोड़ों के अंतर्गत होती है, उनको भी आपको भूलना नहीं है। उसी क्रम में दूसरा जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय उत्पाद का है। उनकी परिभाषा आप लोगों को लिखनी है कि एक वर्ष के दौरान उत्पादन के साधनों के द्वारा देश के अलग अलग क्षेत्रों में अंतिम स्वरूप की वस्तु और सेवाओं का कुल उत्पादन मूल्य के योग को राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब देश में एक वर्ष की अवधि में जो उत्पादन हुआ है वो उत्पादन के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं या राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। अब देश के अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन आता है सर? तो 3 क्षेत्र जो आप लोग 10वीं में पढ़े, प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, अथवा उसको कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र अथवा सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। फिर से एक बार परिभाषा किताब में आप लोगों को दी हुई है कि वर्ष दौरान देश की विभिन्न इकाइयों के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं को राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। उसका सूत्र कि राष्ट्रीय उत्पादन बराबर कृषि प्लस उद्योग प्लस सेवा। इस तरह से आप दोनों राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद दोनों में 2-2, 3-3 मुद्दे बनाने। एक परिभाषा है कि जमीन, श्रम, पूंजी, नियोजक और श्रम के द्वारा एक वर्ष में जो उत्पादन हुआ उनके मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं, अर्थात उसका सूत्र कि वेतन प्लस ब्याज प्लस भाड़ा प्लस लाभ इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय। और उसी तरह से राष्ट्रीय उत्पाद की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि एक वर्ष के समय के दौरान देश के विभिन्न प्रकार के उद्योग, कृषि, सेवा और उद्योग के द्वारा जो उत्पादन हुआ उसको राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं, अर्थात उसका सूत्र कि कृषि प्लस सेवा प्लस उद्योग इज इक्वल टू राष्ट्रीय उत्पादन। इस प्रकार से आप लोगों को इस मुद्दे को पूरा करने का प्रयत्न करना रहेगा। उसी क्रम के अंतर्गत जाओ तो आगे का एक टॉपिक है राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह आप लोग देखो, उससे पहले आप लोगों को उसकी परिभाषा मालूम होनी चाहिए। तो मैंने एक परिभाषा नीचे लिखी है और मैं बोल भी रहा हूँ, थोड़ा टैली कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह कहते किसको है कि उपभोक्ता की आय खर्च के रूप में, उपभोक्ता मतलब ग्राहक, उपभोक्ता की आय खर्च के रूप में उत्पादक के पास, उत्पादक मतलब कंपनी का मालिक या फैक्ट्री का मालिक, उपभोक्ता की आय खर्च के रूप में उत्पादक के पास, और उत्पादक पेढ़ियों की आय निवेश के रूप में उपभोग परिवार के पास जब जाती आती रहती है। समझिएगा, अर्थात मैं ग्राहक हूँ और आप मालिक हो, तो मैंने खर्च के रूप में जो पैसे खर्च किए वो आपके पास आए, और आपने मालिक होने के नाते उत्पादन किया तो वो पैसे आपने मजदूरी के तौर पर वापस मुझे चुकाए। इस प्रकार से मेरी आय आपके पास और आपकी आय मेरे पास, अर्थात जब उपभोक्ता की आय खर्च के रूप में उत्पादक के पास और उत्पादक की आय निवेश के रूप में उपभोक्ता के पास या परिवार के पास जब आती जाती रहती है तो उसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इस तरह से परिभाषा आप लोग लिख सकते हो। फिर से एक बार परिभाषा समझिएगा अर्थ को कि उपभोक्ता मतलब ग्राहक की आय खर्च के रूप में पेढ़ी के पास, और पेढ़ी की आय या उत्पादन पेढ़ियों की आय निवेश खर्च के रूप में उपभोग परिवार के पास जब आती जाती रहती हो तो उसे राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इस तरह से आप लोगों को परिभाषा को लिखने का प्रयत्न करना है। अब इस सैद्धांतिक दृष्टि की यदि बात करूं तो सैद्धांतिक दृष्टि से अर्थशास्त्र के मुख्य 2 प्रकार है, एक अलिप्त अर्थतंत्र और खुला अर्थतंत्र। अब अलिप्त अर्थतंत्र और खुला अर्थतंत्र होता क्या है सर? तो एक अंतर का मुद्दा बनाइएगा, मैं आप लोगों को उनका दोनों का मुद्दा बताता जाता हूँ। सबसे पहले अलिप्त अर्थतंत्र की व्याख्या तो दिया है कि ऐसा अर्थतंत्र के जिसमें विदेश व्यापार की कोई भूमिका न हो। परिभाषा को लिख लीजिएगा कि जिस अर्थतंत्र में
विदेश व्यापार की गणना न होती हो उसे अलिप्त अर्थतंत्र कहते हैं। जिस अर्थतंत्र में विदेश व्यापार की गणना न होती हो उसे अलिप्त अर्थतंत्र कहते हैं। परिभाषा हो गई। सामने खुला अर्थतंत्र में एक परिभाषा आपको लिखनी है कि जिस अर्थतंत्र में विदेश व्यापार की भी गणना होती हो उसे खुला अर्थतंत्र कहते हैं। जिस व्यापार में विदेश व्यापार की गणना होती है उसे खुला अर्थतंत्र कहते हैं। दूसरा मुद्दा, अलिप्त अर्थतंत्र का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। अलिप्त अर्थतंत्र का क्षेत्र सीमित होता है और वहाँ पर क्या लिखोगे कि खुले अर्थतंत्र का क्षेत्र व्यापक होता है। खुले अर्थतंत्र का क्षेत्र व्यापक होता है। तीसरा मुद्दा कि अलिप्त अर्थतंत्र में होने वाला व्यापार एक ही मुद्रा में होता है। अलिप्त अर्थतंत्र में होने वाला व्यापार एक ही मुद्रा में होता है, जबकि खुले अर्थतंत्र में होने वाला व्यापार अलग अलग मुद्रा में होता है। पहला परिभाषा, इसका क्षेत्र सीमित है, और तीसरा एक ही मुद्रा में। सामने परिभाषा, इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है और उसका व्यापार अलग अलग मुद्रा में होता है। चौथा मुद्दा, अलिप्त अर्थतंत्र को राष्ट्रीय व्यापार भी कह सकते हो और खुले अर्थतंत्र को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से भी जाना जा सकता है। अर्थात पांचवा मुद्दा कि देश में से वस्तु सेवा साधनों का आयात निर्यात, मतलब अलिप्त अर्थतंत्रों में आयात निर्यात नहीं होता, जबकि खुले अर्थतंत्र में आयात निर्यात हो सकती है या होती है। इस तरह से 4 से 5 मुद्दे आप लोगों को बनाने, परिभाषा, क्षेत्र, मुद्रा, आयात निर्यात, और पांचवा जो आप लोगों को बनाना है वो कि अर्थतंत्र में आय का चक्रीय प्रवाह संभव हो सकता है, खुले अर्थतंत्र में आय का चक्रीय प्रवाह संभव नहीं हो सकता। ये मुद्दों का जो चार्ट आप लोग बनाते हो अंतर का, वो आप लोग अपने पास रखिएगा, काफ़ी उपयोगी होगा। अंतर अगर आप लोगों को पूछा जाए कि अलिप्त अर्थतंत्र और खुले अर्थतंत्र के बीच का अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको काम आएगा। अब वापस मैं उसी मुद्दे पर आ जाता हूँ, राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह, जिसमें मैंने आपको एक मुद्दा बताया था, कौन सा? परिभाषा। फिर से एक बार परिभाषा, उपभोक्ता की आय खर्च के रूप में मालिक के पास, और मालिक की या तो उत्पादक पेढ़ियों की आय निवेश के रूप में परिवार के पास जब जाती आती रहती हो तो उसे आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। दूसरा मुद्दा, जिस अर्थतंत्र में वो आप लोगों को, मैंने आप लोगों को परिभाषा बता दी। अब दूसरा मुद्दा, आय के चक्रीय प्रवाह में क्या कि चक्रीय प्रवाह के मुख्य 2 परिबल है। चक्रीय प्रवाह के मुख्य कितने परिबल है? 2। एक देखो आप चार्ट में तो आपको पता चल जाएगा, एक छोर पर उत्पादक पेढ़ियाँ है और दूसरे छोर पर साधन मालिक या तो परिवार है। मतलब 2 मुद्दे, एक परिभाषा, उसके 2 छोर होते हैं, एक उत्पादक पेढ़ी और दूसरा परिवार। आगे के अंतर्गत इकाइयों की उत्पादन प्रक्रिया के लिए आवश्यक साधन, भूमि, पूंजी परिवारों के पास खरीदती है और उसके धंधे में उसका उपयोग करके उत्पादन करती है। मतलब तीसरा मुद्दा, चक्रीय प्रवाह होता कैसे है, तो आपको अपने मन से लिखना है कि उत्पादक पेढ़ियाँ क्या करती है कि भाई अलग अलग प्रकार का उत्पादन करती रहती है, और उत्पादन करने के लिए परिवार के पास से जमीन, श्रम, पूंजी और नियोजक जैसे जो उत्पादन के साधन हैं वो पैसे देकर खरीदती है। और उसके बाद परिवार या पेढ़ियाँ क्या करती है, जो उत्पादक पेढ़ी ने उत्पादन किया है उसका उपभोग करने के लिए उन वस्तुओं को, जो तैयार वस्तु होती है, उनको पैसे देकर खरीदते हैं। इस प्रकार परिवार की आय पेढ़ियों के पास गई और पेढ़ियों की आय परिवार के पास गई। इस प्रकार से चक्रीय प्रवाह चलता रहता है। मतलब पहला परिभाषा, उसके 2 छोर, तीसरा उसकी प्रक्रिया कैसे चलती है, और चौथा मुद्दा जो आपको बनाना है वो है आय के चक्रीय प्रवाह की आकृति। आय के चक्रीय प्रवाह की आकृति। इस प्रकार से 4 मुद्दे आप लोगों को बताए, एक परिभाषा, दूसरा
उनके अंतर्गत कितने साधन, तो के 2 उत्पादक पेढ़ियाँ और परिवार, तीसरा उसकी प्रक्रिया और चौथा उसकी आकृति। अब आकृति के बाद निष्कर्ष कैसे लिखना है उनकी जानकारी हम बाद के वीडियो के अंतर्गत देंगे। जो पीछे मैंने आप लोगों को अलिप्त अर्थतंत्र और खुले अर्थतंत्र का अंतर बताया था, उसके मुद्दे भी मैंने आप लोगों के स्क्रीन पर रखे, थोड़ा अंतर टैली कर लीजिएगा। परिभाषा, विशेषता वगैरह जो मैंने आपको बताई थी वो मुद्दे सारे आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाएंगे। अलिप्त अर्थतंत्र वो स्वावलंबी है और खुला अर्थतंत्र परावलंबी है, अर्थात हमें खुले अर्थतंत्र में दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत हमने 2 मुद्दे देखने का प्रयत्न किया, एक अलिप्त अर्थतंत्र और खुले अर्थतंत्र के बीच का अंतर, और दूसरा आय का चक्रीय प्रवाह, और तीसरा मुद्दा जो हमने देखा था राष्ट्रीय आय व राष्ट्रीय उत्पाद, इसके बारे में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली। अब आगे की जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत लेने का प्रयत्न करेंगे। अंत तक आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो मैं हर्षद जानी, मेरा संपर्क नंबर 9825581539 पर संपर्क करके आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।